रहने वाली है आपकी एचपी जीके से रिलेटेड। तो एचपी जीके में आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपका पेपर नंबर 1 इससे रिलेटेड रहेगा। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश जीके की, तो ये हमारे सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे कि आपका एचपी टेट हो गया, इसके साथ साथ आपका टीजीटी कमीशन, पीजीटी कमीशन और साथ ही साथ हिमाचल पुलिस सर्विस के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं क्लैरिकल के हो गए, इसके साथ साथ और आपके जितने भी पटवारी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से लेके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना और अच्छे से ट्राई करना कि आप बिना देखे इसमें से कितने आंसर राइट करते हो। तो आप उसकी मार्किंग भी दे सकते हो, अपने आप को खुद से इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं। तो इसमें आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आप आज की क्वेश्चन सीरीज़। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 है त्रिगर्त, सेकंड आपका है उदम्बर, थर्ड है कुलिंद, फोर्थ है कुल्लू। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम रियासतों की बात करें तो सबसे प्राचीन अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे उदम्बर, कुल्लू, त्रिगर्त और ये सारे ही हमारे आ जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन की पूरे भारत में, तो सबसे प्राचीन कौन सी आ जाती है, कश्मीर की। कश्मीर के बाद त्रिगर्त और त्रिगर्त के बाद हमारा कुल्लू जनपद आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत इसमें से कौन सी हो गई आपकी? तो इसमें से सबसे जो सेकंड नंबर की पुरानी रियासत है वो है आपकी कुल्लू। अगर हम बात करें कुल्लू जनपद की, तो ये ब्यास नदी के ऊपरी घाट पर स्थित था। इसके एक ओर उदम्बर, दूसरी ओर त्रिगर्त और तीसरी ओर कुलीन था। जिसको आज हम कुल्लू के नाम से जानते हैं उसी को ही कुल्लू जनपद के नाम से उस टाइम पर जाना जाता था। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? विहंग मणिपाल ने की थी। तो किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विहंग मणिपाल, ठीक है, विहंग मणिपाल ने। और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। इसका उल्लेख हमें महाभारत, रामायण, बृहद संहिता, मार्कंडेय पुराण इन सब चीज़ों से मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ अगर हम त्रिगर्त की बात करें तो त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम जो हमारा जनपद है और इसका जो हमें एक ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है वो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से मिलता है। इसके साथ साथ विष्णु पुराण से भी मिलता है और इसके साथ साथ राज तिरंगिनी से भी मिलती है। और जो राज तिरंगिनी है वो कलहन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इसमें अगर त्रिगर्त की हम एक इम्पॉर्टेंट बात करें जो इससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि त्रिगर्त का संस्थापक कौन था? तो त्रिगर्त का संस्थापक भूमिचंद था और ये क्या था? कटोच वंशीय राजा था, ठीक है। और एक जो इसमें ऐसे इम्पॉर्टेंट राजा है वो है आपका सुशर्म चंद, जो कि कौरवों की ओर से जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें लड़ा था। यह 231वां राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए थे? इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं किए गए थे, ठीक है। नहीं का ध्यान आपने रखना है। पहला है शारदा, दूसरा है ब्राह्मणी लिपि, थर्ड है इंडो ग्रीक, फोर्थ है नागरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इंडो ग्रीक। क्वेश्चन आपका है उदम्बर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? फर्स्ट वन है आपका कमल, सेकंड है आपका त्रिशूल, थर्ड है मोर, फोर्थ है शंख। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 त्रिशूल। अगर हम बात करें उदम्बर्स की तो उदम्बर्स कौन थे? कौन थे? उदम्बर महर्षि विश्वामित्र के वंशज थे और कौशिक गोत्र से ये संबंध रखते थे, ऐसा माना जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर जो है कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, होशियारपुर के सिक्के मिलते हैं और इससे यही पता चलता है कि उदम्बर वर्तमान कांगड़ा के पश्चिम क्षेत्र में बसे थे, ठीक है। ये माना जाता है इन सिक्कों के बेसिस पर। और साथ ही साथ व्यास और सतलुज के बीच का शायद जो क्षेत्र रहा होगा उसको ही उदम्बरों का क्षेत्र कहा
जाता था उस टाइम पे। अगर हम इनके सिक्कों की जो हम अभी बात कर रहे थे, या अगर हम बात करें जो औदंबर है उसका पता हमें कहाँ से चलता है, तो गणपथ एक जो पाणिनि की रचना है उससे हमें औदंबर के बारे में पता चलता है। अगर त्रिशूल की बात करें तो इसमें भगवान शिव को ये मानते हैं, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सिंबल माना जाता है। और एक तरह से इनके सिक्कों पर महादेवसा नाम भी कई बार लिखा होता था, और इनके सिक्कों पर भ्रामरी और खरोष्टी लिपि में लिखा होता था। और इसके साथ साथ अगर औदंबर की हम बात करें तो औदंबर एक तरह से भेड़ पालक थे, और ये उन्हीं वस्त्रों का ज़्यादातर व्यापार करते थे। ये इनसे रिलेटेड कुछ एक और जानकारी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था। तो अशोक ने हिमाचल प्रदेश में किसको भेजा था। ऑप्शन नंबर 1 है महेंद्र, सेकंड है संघमित्रा, थर्ड है मध्यम, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा मध्यम। तो मध्यम कौन थे। एक बौद्ध भिक्षु थे जिनको हिमाचल प्रदेश में अशोक के द्वारा धर्म प्रचारण के लिए भेजा गया था। ऐसा माना जाता है कि 242 ईस्वी पूर्व ही बौद्ध धर्म का जो प्रवेश था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, सम्राट अशोक के टाइम पीरियड के दौरान। तो सम्राट अशोक कौन था। सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका पोता था। तो जो मौर्य वंश था उसमें से सबसे पहले समुद्रगुप्त ने ही जो यहाँ पर सिस्टम था, जो कि 5 जनपद थे, उनके आने से ही उन जनपद को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था। ऑप्शन नंबर 1 है 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है 221 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है 550 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन नंबर 4 है 50 ईस्वी पूर्व। तो सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था। तो इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, 326 ईस्वी पूर्व। अगर हम सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ने पंजाब के पौरुष को पराजित कर लिया था, और इसके बाद वह पहाड़ी राज्यों की ओर आ रहा था, बट वह क्या कर गया, वहीं से ही वापस आ गया, क्योंकि उस टाइम पर जो ब्यास नदी है उसका पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके कारण, और साथ ही साथ कुछ एक भविष्यवाणी भी ऐसा माना जाता है कि कुछ एक उस टाइम पे भविष्यवाणी की थी, जिसके बेसिस पर सिकंदर क्या हो गया था, वापस लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिमाचल प्रदेश में सबसे प्राचीनतम सिक्का किस रियासत का है। तो ये यहाँ पर गलती से मिसटाइप हो चुका है, ये हिमाचल प्रदेश होना था। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे प्राचीनतम सिक्का किस रियासत का है। एचपी में अगर हम बात करें इसमें से ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर 1 है कांगड़ा, 2 है कुल्लू, थर्ड है सिरमौर, फोर्थ है चंबा। तो सबसे प्राचीनतम जो सिक्का था वो किस रियासत का था। तो वो कुल्लू रियासत का था। ऐसा माना जाता है कि जो कुल्लू रियासत का सिक्का है वो पहली शताब्दी का सिक्का है, और ये किसके द्वारा चलाया गया था। राजा वीर्यास द्वारा चलाया गया था, या वीर्यश भी इनको कहते हैं। तो राजा वीर्यश द्वारा पहली सदी में इस सिक्के को चलाया गया था, और ये सिक्का तांबे का सिक्का था। इस पर राजंस कुलुतस्य वीर्यस लिखा हुआ था, और इसमें जो है वो प्राकृतिक और खरोष्टी लिपि का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। फर्स्ट है आपका श्रीगुप्त, सेकंड है समुद्रगुप्त, थर्ड है चंद्रगुप्त, फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त को क्या माना जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। और अगर हम बात करें इसके वास्तविक संस्थापक की, तो उसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच का ही पुत्र कौन हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। और जो गुप्त संवत है उसकी शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल कर आता है। और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वह था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने 9 शासकों, जो 9 आर्यव्रत के शासक थे, और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को एक साथ पराजित किया था, और इसी के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। फर्स्ट वन है कौटिल्य, सेकंड है पाणिनि, थर्ड है हरिसेन है, तो हरिसेन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हरिसेन। कौटिल्य जो है वो किसके थे, वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। जो हरिसेन है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि माने जाते हैं, या थे उस टाइम पे। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को लिखा है,
और इसके साथ साथ ही इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति के अंदर उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार में लिखा है जिनको कि इसके समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया था, उसके बारे में इसमें विस्तार में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों का प्रमुख राजा कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका महीलकुल, सेकंड है तोरमन, थर्ड है घटोत्कच, फोर्थ है भास्कर वर्मन। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तोरमन। तोरमन को क्या माना जाता है? हूणों का प्रमुख राजा माना जाता है, और जो महीलकुल है वो इसका ही पुत्र था। और जो गुज्जर और गद्दी जाति है वो खुद को हूणों का वंशज अपने आप को मानते हैं कि जो हूण थे वो हमारे वंशज है। जो गुज्जर और गद्दी जनजाति है उनका ये मानना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता है? 1 है आपका शिलादित्य, सेकंड है महादेवश्री, थर्ड है परम भट्टाकर, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो जो हर्षवर्धन है उसको किस नाम से जाना जाता है? इन सभी नाम से जाना जाता है। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन को 16 वर्ष की जो उनकी आयु थी तभी उनको राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। थानेश्वर में उस टाइम पर उनकी राजगद्दी हुआ करती थी। शिलादित्य के नाम से इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो है शिलाओं पर लिखा था, इसलिए इन्हें शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। और इनको परम भट्टारकर नरेश की उपाधि भी प्राप्त थी। और हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, और कन्नौज को ही इन्होंने अपनी राजधानी बना दिया था। तो इसी वजह से इनको, इसके साथ साथ इनको क्या कहा जाता था? महादेव श्री भी इन्हें कहा जाता था। तो ये सारे जो इनके नाम हैं उन सभी नाम से इनको जाना जाता था। अगर हम बात करें इनके शासनकाल में जो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आए थे तो वो थे हेनसांग। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 13 साल तक हेनसांग जो थे 13 साल तक कहाँ रहे थे? हिमाचल, यहाँ भारत में रहे थे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? फर्स्ट है हरिसेन, सेकंड है पाणिनि, थर्ड है वानभट्ट, फोर्थ है हेनसांग। तो ये हमने अभी पढ़ा था, हरिसेन जो किसका दरबारी कवि था? हरिसेन हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। सेकंड है पाणिनि, पाणिनि नहीं थे इनके दरबारी कवि। फिर आता है वानभट्ट। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो आ जाता है वानभट्ट। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हेनसांग की, तो हेनसांग कौन थे? हेनसांग एक चीनी यात्री थी जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आए थे। नेक्स्ट अगर हमारा जो है वानभट्ट है, वानभट्ट की अगर हम बात करें तो वानभट्ट को इनके दरबारी कवि के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने हर्षवर्धन के लिए बहुत सारे इनके कुछ एक ग्रंथ की रचना की थी, जैसे हर्षचरित हो गया, कादम्बरी हो गया, इन सारे ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की, तो हर्षवर्धन के ही बेसिस पर इन्होंने लिखे थे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये भी कुछ एक इनके द्वारा लिखी गई चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में वर्णित देवदास और शांबर के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर 1 है 10 वर्ष, 2 है 15 वर्ष, 3 है 40 वर्ष, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 40 वर्ष। अगर हम बात करें इस युद्ध की, तो ऋग्वेद के अनुसार किरातों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था शांबर, जिसके पास क्या था? व्यास और यमुना नदी के बीच 99 मजबूत दुर्ग थे। तो ऋग्वेद में शांबर को आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया था। और ऋग्वेद में आर्य राजा जो देवदास और दस्यु राजा शांबर का संघर्ष है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको पराजित करने में इसको 40 वर्ष लग गए थे। और अंत में जो देवदास थे उसने उद्व्रज नामक स्थान पर शांबर का वध कर दिया था। तो इसी ही युद्ध के बारे में ये ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। तो ये बहुत ही फेमस युद्ध है, किरात और जो शांबर और देवदास का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसके जो मजबूत दुर्ग थे वो कितने थे? 99। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश में पौंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुगल या मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका चांदनी चौक, सेकंड है पहाड़गंज, थर्ड है शहदरा, फोर्थ है फिरोज शाह कोटला। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका फिरोज शाह कोटला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांगड़ा के पठियारा और कनिहारा के प्राचीनतम चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? नंबर 1 है आपका भ्रामरी और टांकरी, सेकंड है खरोष्टी और टांकरी, थर्ड है भ्रामरी और खरोष्टी, फोर्थ है खरोष्टी और फारसी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी और टांकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मपुर, सेकंड है जगतसुख, थर्ड है मुरगुल, फोर्थ है त्रिलोकीनाथ। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आप ऑप्शन नंबर 2, जगतसुख। तो ये यहाँ पर क्या था, कुल्लू का मुख्यालय था। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो और इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। उससे जितने भी हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।